हेलो एवरीवन, कैसे हैं छात्रों आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत न्यू टॉपिक। हालांकि अभी पिछली वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे थे, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने फॉर्मेटिव एंड समेटिव मूल्यांकन का अध्ययन किया के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया आपको। यानी प्रारंभिक या संरचनात्मक मूल्यांकन एवं दूसरा जो था उसका योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव समेटिव एवोल्यूशन। आज हम जो बात करेंगे निदानात्मक मूल्यांकन की, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, पदस्थापन मूल्यांकन की यानी प्लेसमेंट एवोल्यूशन की, और आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन मूल्यांकन, व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, और एक कुशल मूल्यांकनकर्ता की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं जो उचित मूल्यांकन करने में सक्षम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ये क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? यानी डायग्नोस करना। जैसे कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया प्रारंभिक या संरचनात्मक मूल्यांकन का, तो वो मूल्यांकन छात्र के प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। उसके अंतर्गत कुछ प्रारंभिक जो मूल्यांकन होता है वो छात्रों के स्टार्टिंग में ही यानी प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन करता है। और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन करता है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन करता है। और ये निदानात्मक जो मूल्यांकन है वो केवल कमियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करता है। छात्रों में के अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिनके कारण छात्र शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असमर्थ हैं, या उनके व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, या क्यों नहीं हो रहे हैं। जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं, उनका जो मूल्यांकन करना, उन कमियों को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है, उस कारण का पता करने के लिए या उस कमजोरी का पता लगाने के लिए, जिस कमजोरी की वजह से कि बच्चे किस में वीक है, उसके कारण वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उचित व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है छात्रों के, वो मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके जो आप कह सकते हैं इसमें इसके टाइप्स कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं जिनके आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है। पहला है इसमें पूर्व टेस्ट, यानी पाठ्यक्रम तथा क्षमता पर आधारित मूल्यांकन, यानी कैरिकुलम पर आधारित या कैपेसिटी पर आधारित बेस्ड कैरिकुलम एंड कैपेसिटी बेस्ड जो इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो पूर्व टेस्ट मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है स्वयं मूल्यांकन कौशल व अभिक्षमता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यह इंटरव्यू की जो बात आई है, लघु व्यक्तिगत तथा प्रत्येक छात्र का सूक्ष्म अवधि में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रत्येक छात्र का जो वाइवा होता है, वाइवा जिसे कहते हैं, वाइवा इंटरव्यू 5 मिनट का या 10 मिनट का लघु रूप जिसका होता है शॉर्ट टाइम में, वो उसके आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षाएं, डायग्नोस्टिक्स यानी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, निदानात्मक परीक्षाएं तरह तरह की जो की जाती हैं, उनके आधार पर कमियों का पता लगाया जाता है, जिसके कारण छात्र शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। उनका कारण क्या है, जिनके कारण उचित व्यवहार में परिवर्तन जो होना चाहिए, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है निरीक्षण के द्वारा भी ये पता लगाया जाता है कि कमियां कहाँ पर हैं, छात्रों के अंदर क्या कमियां हैं। जैसे सपोज दैट एक टीचर क्लास में टीचिंग कर रहा है, वो कई बार उसने मेथड चेंज कर दिया, किसी टॉपिक को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा है, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में कोई ना कोई कमी है। तो निरीक्षण के द्वारा भी टीचर क्लास में घूम करके भी देख सकता है कि हाँ वो ऐसी क्या कमी है, क्या पता वो बच्चा क्लास में
ध्यान कहीं और हो उसका। नेक्स्ट है कभी कभी निदान के लिए मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सकों की सहायता भी लेनी पड़ती है, यानी चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की भी सहायता लेनी पड़ती है कि कमी क्या है जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है प्लेस, हाँ ये हो गया अपना निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट जो मूल्यांकन है पद स्थापन मूल्यांकन, प्लेसमेंट एवल्यूशन। पद स्थापन ये मूल्यांकन मुख्यतः यह है पद स्थापन मूल्यांकन, प्लेसमेंट एवल्यूशन। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसके बारे में काफ़ी डिफाइन किया है, लिखा हुआ है। ये मूल्यांकन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई छात्र किसी कार्य विशेष या कोर्स विशेष के लिए कितना उपयुक्त है, कितना तैयार है। ठीक है छात्रों, ये मूल्यांकन उस समय किया जाता है, सपोज दैट आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस पद पर कार्य करने से पहले जो आपका इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है या कोई और मेथड अपनाया जाता है, तो आप एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, अगर इंटरव्यू कोई देने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, तो उस समय जो मूल्यांकन होता है वो ये पद स्थापन मूल्यांकन किया जाता है। यह एडमिशन लेने समय जो जैसे आपका कह सकते हैं प्रवेश परीक्षा जो होती है, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो यही मूल्यांकन होता है, पद स्थापन मूल्यांकन। छात्र नई क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है, जैसे सपोज दैट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, प्रश्नावली किसी एक विषय पर आधारित या निरीक्षण प्रविधियाँ अधिगम पर, ये लिखित परीक्षा के आधार पर ये मूल्यांकन संभव है, किया जाता है। आप कह सकते हैं पद स्थापन मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्र को किसी विशेष विषय, कोर्स या कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता है। जैसे एडमिशन लेने जाते हैं, प्रवेश एग्ज़ाम जो होता है वो, यदि जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई छात्र किसी मैथ ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है तो कुछ परीक्षाओं या टेस्ट के द्वारा ये परखा जाता है कि वह इस कार्य के लिए तैयार है या नहीं है, यानी ये एडमिशन लेने आया है उसके लायक है नहीं है, उसके लिए तैयार है ना है। इस मूल्यांकन में कोई ना तो कोई उत्तीर्ण होता है और ना ही अनुत्तीर्ण होता है, बस केवल जो इसका लेवल होता है, इस एग्ज़ाम के द्वारा लेवल का पता लगता है कि किस लेवल का है व्यक्ति या छात्र। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको किसी कॉलेज, कोर्स या कक्षा में प्रवेश लेने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ प्लेसमेंट एवल्यूशन। फंक्शंस की बात करते हैं, कार्य इसके क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं। इसके कार्य जैसे क्या छात्र या व्यक्ति के पास कोर्स या नौकरी को करने का आवश्यक कौशल की तथा योग्यता है, यानी सपोज दैट आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो ये जांचा जाता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो क्वालिटी है जो आप टीचर बन सकते हो, टीचर बनने लायक हो नहीं हो, उस पद पर कार्य करने लायक हो या नहीं हो, चाहे वो टीचिंग के लिए हो या किसी और पद के लिए हो। अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये देखा जाता है कि हाँ ये छात्र जो है प्रवेश लेने आया है तो इस एडमिशन के लायक है नहीं है, इस कक्षा के लायक है नहीं है। नेक्स्ट है क्या उसने पहले से ही इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया है या नहीं, मतलब एक्सपीरियंस जो मांगते हैं अक्सर जॉब, प्राइवेट जॉब में कहीं जाते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस की बात आती है, अनुभव की, वो है ये। नेक्स्ट है वो कौन सी कार्यविधि तथा तकनीकी होगी जो उसके कार्य के लिए उपयुक्त होगी, मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी वो है जिस कार्य के लिए उपयुक्त होगी। नेक्स्ट कभी कभी ये हो गया, कभी कभी उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शिक्षक या निर्देशनकर्ता होता है, शिक्षक या निर्देशनकर्ता को कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, यानी टीचर या फिर जो गाइडेंस, जैसे फॉर एग्जांपल केस स्टडी, एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट या सेल्फ रिपोर्ट इत्यादि के द्वारा
ये मूल्यांकन किया जाता है। ये टेस्ट करने के लिए ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, कभी कभी व्यक्ति या छात्र के वो बीते अनुभव जिसने उसे पद, कोर्स या नौकरी के लिए करने के लिए प्रेरित किया हो, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है छात्रों, ये इसके हो गए मुख्य कार्य। मीन्स समझ रहे होंगे आप। सपोज दैट कोई व्यक्ति कहीं जॉब के लिए आता है, तो जो उसका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, यानी उस जॉब पर वो जॉब उसे देने से पहले या पद पर कार्य करने से पहले, उसकी नियुक्ति करने से पहले जो एग्ज़ाम होता है या उसका इंटरव्यू होता है, वो यही मूल्यांकन के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है वो यही मूल्यांकन होता है जिसे कहते हैं पदस्थापन मूल्यांकन, यानी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसी कोई छात्र एक कक्षा से पास होकर दूसरी कक्षा में एडमिशन लेने जाता है। प्रीवियस सपोज दैट जैसे आप बीएड कर रहे हैं, इससे पहले आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उसके बाद आपने बीएड का एंट्रेंस दिया। बीएड में प्रवेश लेने से पहले क्या हुआ, आपका प्रवेश परीक्षा हुई है आपकी, आपने एंट्रेंस दिया, क्वालिफाइड किया या नहीं किया। तो उससे ये नहीं है कि आप जिसने क्वालिफाइड नहीं किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा फेल हो गया, वो हो गया, नहीं। बस थोड़ा लेवल में अंतर ऊंचा नीचा रहता है, लेवल जो है। बट आपने जैसे एग्ज़ाम दिया तो उससे ये ज्ञात हुआ, अनुमान लगाया कि आप अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं, उसको कंपटीशन में आपने पास हो गए बीएड के एंट्रेंस में, तो आपका ये मूल्यांकन हुआ कि हाँ बीएड करने के लायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टूल्स ऑफ प्लेसमेंट, पदस्थापन के उपकरण। ठीक है, टूल्स कौन से एग्ज़ाम्स के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है। जैसे लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है, रिटन टेस्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स, निरीक्षण प्रविधियाँ, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, प्रश्नावली किसी एक विषय पर आधारित, ये सब। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। जो व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन है, सब्जेक्टिव, वो मूल्यांकन जैसे उनके आधार पर होता है। इनके जो मानदंड होते हैं वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित होता है। ये मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव जो मूल्यांकन होता है वो सामाजिक यानी सोशल एंड कल्चरल मानकों के आधार पर या मानदंडों के आधार पर किया जाता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे का मूल्यांकन जो करते रहते हैं, वो व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन होता है। आप कह सकते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड अपने में पूर्ण, स्पष्ट और पूर्ण नहीं, निश्चित नहीं होते हैं। मूल्यांकनकर्ता इन्हें अपने अपने दृष्टिकोण से लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति की का करैक्टर है या उसका नेचर है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो नेचर एक व्यक्ति के लिए अच्छा लग रहा है तो और व्यक्तियों के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि उनके अनुसार उसका जो नेचर का मानदंड है, का जो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है वो अलग होगा। ठीक है, तो ये कहीं इसे कहते हैं आप व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। ये जो मूल्यांकन होता है वो वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यानी वैज्ञानिक मानदंड अपने में पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं तथा मूल्यांकनकर्ता व्यक्तिगत विचारों एवं दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस वैज्ञानिक मानदंड पर आधारित मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। सपोज दैट जैसे अभी महाभारत जैसा एक मैं से वो देख रहा हूँ, सीरियल चल रहा है महाकाव्य, आपने सुना ही होगा महाभारत। तो जैसे उसमें एक दुर्योधन का एग्जाम्पल आप लेते हैं, दुर्योधन, दूसरी तरफ युधिष्ठिर। तो दुर्योधन भले ही अधर्मी है, समाज की नज़र में अधर्मी है, बट उसकी नज़र में युधिष्ठिर
भी अधर्मी है और समाज की नज़र में युधिष्ठिर धर्मराज है, सत्य पर चलने वाला व्यक्तित्व है। अब यही हम बात करते हैं दुर्योधन की, तो दुर्योधन की नज़र में युधिष्ठिर सत्य पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो उसको भी अधर्मी कहता है, उसको कायर कहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अलग है। तो यहाँ पर कौन सा मूल्यांकन किया है एक दूसरे का? व्यक्तिनिष्ठ। और ये जो है मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, वो वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर होता है। उसमें जो भी चीज़ होती है स्पष्ट होती हैं, जैसे वैज्ञानिक मानदंड अपने में पूर्ण से स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों और दृष्टिकोण का उन पर प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे दूरी है, दूरी की सपोज दैट 10 किलोमीटर दूरी है, तो आपकी नज़र से 10 किलोमीटर है, मेरी नज़र से वो 20 किलोमीटर नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, एक्यूरेट जो है वही रहेगी। ठीक है छात्रों, तो यह है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कुशल मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं। एक कुशल मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं, क्या अच्छी विशेषताएं हो सकती हैं? एक कुशल मूल्यांकनकर्ता तब कब हो सकता है? कोई भी मूल्यांकनकर्ता एक कुशल मूल्यांकनकर्ता के रूप में कब माना जा सकता है? जबकि वो उसमें ये निम्नलिखित जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये विशेषताएं होना अति आवश्यक है। जैसे आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है, पिछली वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ अध्ययन किया मैंने, करवाया आपका, काफ़ी कुछ बताया उसके बारे में डिटेल में, काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मेजरमेंट की बात करें तो उसमें उसके जो आपने उसके अंगों के बारे में आपने पढ़ा, मापन क्रिया के कितने अंग थे? 4 अंग। ऐसी मूल्यांकन क्रिया के 2-3 अंग थे। तो मूल्यांकनकर्ता के लिए इन सब क्रियाओं में दक्ष होना अति आवश्यक है, उसके बारे में उसको नॉलेज बहुत होना अति आवश्यक है। जिसको यही नहीं पता होगा इसके जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो कैसे पता चलेगा? जब उसको ये चीज़ की बेसिस की चीज़ जानकारी नहीं होगी तो कुशल मूल्यांकनकर्ता नहीं कह सकते उसको। उससे संबंधित ये गुण भी उसमें विद्वान होने अति आवश्यक हैं, जैसे मापीय गुण अर्थात चरों को स्पष्ट रूप से समझने की दक्षता। चरों के बारे में मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स के बारे में, तो पिछली वीडियो के माध्यम से उस काइंड्स ऑफ मेजरमेंट, उससे पहले मैंने आपको चर बताए थे। तो चरों के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी वो कुशल मापनकर्ता नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मूल्यांकन परिणामों के आधार पर सुझाव देने की क्षमता। जो मूल्यांकन जैसे मेजरमेंट है, मापन है, मापन से सिर्फ आंकड़े ही एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, ना कि उसका मूल्यांकन किया सकता है किसी व्यक्ति का। जैसे अक्षरों में, शब्दों में, अंकों में जो क्या किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, बट उन आंकड़ों का आंकड़ों के द्वारा मूल्यांकन करना वो कठिन कार्य है। ये कार्य करना में जो एक्सपर्ट होता है वो समझ लीजिए मूल्यांकनकर्ता के एक अच्छा गुण है। और इन परिणामों के आधार पर सुझाव देने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, सुझाव कौन देगा? जिसे नॉलेज होगी, जिसको जानकारी होगी। नेक्स्ट है दिए गए सुझावों के परिणामों को परखने की भी कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुझाव देने में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता। सुझाव देने में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता, यानी कोई भी जो भी सुझाव दिया जा रहा है उसमें कंटिन्यू उसको बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट परिश्रमी होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ये सारे गुण हैं। और परिश्रम की जैसे बात आ रही है, कोई मेहनती व्यक्ति जो मेहनती होगा वही एक अच्छा कुशल व्यक्तित्व भी हो सकता है, कुशल मूल्यांकनकर्ता भी हो सकता है। ठीक है, कुशल नागरिक भी हो सकता है। धैर्यशील होना बहुत अच्छी आवश्यक है। किसी के बारे में मूल्यांकन करते समय ये नहीं है बिना सोचे समझे में कुछ भी बोल दिया। उसके लिए धैर्य का होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट आप कह सकते हैं मापन परिणामों की व्याख्या करने के मानदंड एवं विधियों का ज्ञान। जो मेजरमेंट मापन के परिणामों की जो व्याख्या, यानी मापन के द्वारा जो हमने आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन आंकड़ों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। तो उनकी व्याख्या
और व्याख्या करने की जो मानदंड हैं उन मानदंडों के आधार पर व्याख्या की जाती है। उन मानदंडों एवं टेक्निक्स मेथड्स ये में निपुण होना अति आवश्यक है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट है मापन उपकरणों एवं विधियों का ज्ञान, उपयुक्त मापन विधि के चयन एवं उसके प्रयोग से कुशलता। तो ये है, ये सारे गुण और विशेषताएं जिसके अंदर पाई जाती हैं वो व्यक्ति एक कुशल मूल्यांकनकर्ता हो सकता है। थैंक यू।